बच्चों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं, उन सभ्यताओं का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कालीबंगा। सबसे पहली सभ्यता है कालीबंगा। फिर दूसरी सभ्यता है आपकी आहड़, ठीक है। उसके बाद गिलुंड सभ्यता, फिर आपकी बागोर सभ्यता, और उसके बाद लास्ट है आपकी गणेश्वर सभ्यता। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। आप इससे पूर्व 9th में भी इसके बारे में पढ़ चुके होंगे, कक्षा 6 में भी इसके बारे में दिया हुआ है, वहाँ भी आपने पढ़ा होगा। तो आपको मैं मानती हूँ आपको पूर्व ज्ञान तो है इस बारे में, ठीक है। लेकिन हमें इसके बारे में कुछ विशेष रूप से अध्ययन करना ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। सबसे पहले देखिए कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में क्या जानते हैं हम। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि कालीबंगा वर्ड का मीनिंग क्या होता है। कालीबंगा वर्ड का मीनिंग होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। और ये सभ्यता जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में है। हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है ये सभ्यता और बहुत ही प्रसिद्ध है। इस सभ्यता के बारे में पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इस सभ्यता की इसलिए पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर जुते हुए खेत मिले हैं। जो हमारे पुरातत्ववेत्ता है ना, हमारे पुरातत्ववेत्ता इतिहासकार जो है, जब यहाँ हनुमानगढ़ ज़िले में कालीबंगा जगह पर यहाँ पर गए तो उनको यहाँ पर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। इस वजह से हमें यहाँ का इस सभ्यता का अध्ययन करना ज़रूरी हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप किताब की एक एक लाइन को देखिए। सबसे पहले देखिए प्राचीन द्वशदती और सरस्वती नदी घाटी। तो प्राचीन द्वशदती और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में ये द्वशदती जो है वो घग्गर नदी का पुराना नाम है, ठीक है। घग्गर नदी का वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। इस कालीबंगा नाम की जगह पर जो है वो कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई है। हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता विकसित हुई। फिर आप देखिए इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता है कहाँ पर, तो आपको याद रखना है हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़। तो आपको हनुमानगढ़ जिला ध्यान रखना है, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन है। प्राचीन वर्ष कई वर्षों से भी ये अधिक प्राचीन मानी गई है आज की तारीख में। इस सभ्यता का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा, ठीक है। कालीबंगा, बंगा मतलब चूड़ी, तो काली चूड़ियों के कारण इस स्थान का नाम जो है वो कालीबंगा पड़ा। क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ क्या होता है? पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी, ठीक है। सर्वप्रथम 1952 में एक पुरातत्ववेत्ता है जिनका नाम है A.K. घोष, यानी अमलानंद घोष, ठीक है। अमलानंद घोष। तो आपका क्वेश्चन भी यही है, किसने खोज की? तो अमलानंद घोष ने खोज की। कब की? तो 1952 में की। और उसके बाद एक और व्यक्ति आए हैं जिनका नाम 1961 और 62 में B.B. लाल और B.K. थापर ने करवाया, ठीक है। तो सबसे पहले तो A.K. घोष ने करी है, फिर उसके बाद 10-12 साल बाद जो है 10 साल बाद जो है 61 और 62 में B.K. लाल और B.K. थापर ने जो है इसकी खोज की है। इसके कार्य में उत्खनन कार्य करवाया है। यहाँ पर खोज तो A.K. घोष ने की है, उत्खनन कार्य B.K. लाल और B.B. लाल और B.K. थापर ने करवाया। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए हैं। जब यहाँ पर खुदाई करवाई B.B. लाल और B.K. थापर ने, तो इस सभ्यता के अंतर्गत 5 स्तर सामने आए। अब वो 5 स्तर कौन से हैं जो सामने आए खुदाई के दौरान? तो प्रथम दो स्तर, 5 स्तर में से प्रथम 2 जो है वो स्तर जो है वो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, ठीक है। प्रथम 2 जो स्तर है वो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। हड़प्पा सभ्यता से भी पुराने समय के हैं वो 2 स्तर, ठीक है। वहीं 3 स्तर की अगर हम बात करें, तीसरा, चौथा और 5वां स्तर, क्योंकि 5 स्तर मिले हैं, 2 हड़प्पा से पहले के हैं और तीसरा, चौथा, 5वां जो है वह उसकी सामग्री जो वो हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान यानी समकालीन है। यानी आप ध्यान रखेंगे कि प्रथम 2 जो चरण है, प्रथम 2 जो स्तर है वो हड़प्पा सभ्यता से पूर्व के हैं और तीसरा, चौथा, 5वां जो है वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है, समान स्तर का है।
इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, सबसे पहले प्राक हड़प्पा सभ्यता और फिर दूसरी है आपकी हड़प्पा सभ्यता। तो प्राक हड़प्पा का मतलब हड़प्पा से पूर्व का समय, और बाद वाली जो है तीसरी, चौथी, पांचवी वो हड़प्पा कालीन है, यानी हड़प्पा के समय की है। फिर देखिए, कालीबंगा जो है बच्चों वो सुव्यवस्थित रूप से नगर है, बहुत सुंदर सुव्यवस्थित से रूप से बसा हुआ नगर है हनुमानगढ़ में। और मकान बनाने में यहाँ पर मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाया जाता था। ठीक है, आप इन सभ्यताओं से ये महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं आज हम जो वर्तमान में देखते हैं उसका संबंध भी कहीं ना कहीं इसी से आपको देखने को मिलेगा। यानी मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर उनको काम में लिया जाता था। ठीक है, उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन और उसके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता और सुडौलता दोनों की कमी थी। ठीक है, उसके बाद बर्तनों का रंग कौन सा है? बर्तनों का रंग यहाँ पर लाल है। बर्तनों का रंग लाल है जिन पर काली और सफ़ेद बर्तनों का रंग लाल है जिन पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं बर्तनों पर खींची जाती थी। तो आप ध्यान रखिए, पहले मिट्टी के आप अगर वर्तमान की मैं बात करूं तो आपने कुम्हार का काम देखा होगा। कुम्हार भी क्या करता है, पहले मिट्टी के बर्तन को पकाता है, पकाने के बाद फिर जो है वो पकाने के बाद उसका कलर लाल होता है और लाल के बाद उसके ऊपर सफ़ेद रंग से जो है वो मांडने बनाए जाते हैं। तो सेम यही काम उस समय कालीबंगा में होता था। बर्तनों का रंग लाल था, उस पर सफ़ेद और काली रंग की जो है रेखाएं खींची जाती थी और उस बर्तनों को सुंदर बनाया जाता था। उसके बाद यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जुते हुए खेत के साक्ष्य। फिर देखो, ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में दो फसलें उगाते थे। ठीक है, और कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की जो वहाँ के कब्रिस्तान हैं वहाँ से यहाँ के निवासियों की शवाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। शवाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। ठीक है, साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं। एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले जिसे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो खोपड़ी में जो 6 छिद्र मिले हैं यहाँ पे, ठीक है, खोपड़ी में कितने छिद्र मिले? 6। उन 6 छिद्रों को देखकर ये पता लगाया जाता है कि मस्तिष्क की जो है वो यहाँ पर पूरी प्रक्रिया की जांच की गई है। तो ये भी एक प्रमाण है मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का पता लगाया गया। यहाँ से खिलौना बैलगाड़ी, हवन कुंड और लकड़ी की नाली और हड़प्पा सभ्यता में यहाँ पर विशिष्ट स्थान रखता है। तो खिलौना मिला है, बैलगाड़ी मिली है, हवन कुंड मिले हैं, लकड़ी की नाली मिली है। ये सब चीज़ें हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एक विशिष्ट स्थान रखता है। फिर देखिए आप, अगली सभ्यता आती है आपकी आहड़ सभ्यता। ठीक है, और आहड़ कहाँ पर आता है आपका? आहड़ आता है आपका उदयपुर। ठीक है, इस सभ्यता के बारे में हम बात क्यों करें, क्या खास बात है यहाँ की? तो यहाँ की खास बात यह है कि ये ताम्रयुगीन नगरी है। कैसी है? ताम्रयुगीन। ताम्रयुगीन का मतलब है यहाँ से तांबा मिला है। ठीक है, तो तांबा मिलने के कारण तांबे उत्खनन में तांबे के आभूषण मिले हैं, तांबा मिला है, इसलिए इसे आहड़ सभ्यता कहा गया। अब आप इसको डिटेल के साथ सुनिए कि उदयपुर शहर, आहड़ सभ्यता का संबंध किस शहर से है? उदयपुर शहर से। तो उदयपुर शहर के पास बहने वाली, अच्छा दूसरी बात, ये जो सभ्यता है कौन सी नदी के किनारे बसी है? तो आहड़ नदी के किनारे बसी है। आहड़ नदी या इसका पुराना नाम आयड़ नदी भी है। इसके तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी, कितने हजार वर्ष पुरानी? 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए हैं। कितने? पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष इस नदी के किनारे, आहड़ नदी के किनारे मिले हैं। ठीक है, ये सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई थी। ये जो आहड़ सभ्यता है, आयड़ नदी के किनारे इसकी खोज हुई है। ये सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई थी जिसे धूलकोट, या आहड़ सभ्यता को ही धूलकोट कहते हैं। ठीक है, तो धूल का क्या मतलब होता है? मिट्टी का टीला। तो ये सभ्यता जो थी आपने पढ़ लिया, टीले के नीचे दबी हुई थी, इसलिए इसका दूसरा नाम धूलकोट, यानी धूल के अंदर थी। ठीक है, तो धूलकोट या मिट्टी का टीला भी इसको हम कहते हैं।
फिर इसका पता लगवाने वाला कौन था, तो आपको पता है कि जो कालीबंगा था उसका हमने पढ़ा था 1952, ठीक है, अमलानंद घोष के द्वारा। अब जो आहड़ है ये है 1953। तो 1953 में सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास और उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल, उसके अलावा एच डी सांकलिया, तो दोनों इम्पोर्टेंट आदमी हैं। रतन चंद्र आर.सी. अग्रवाल, इसको बोलते हैं आर.सी. अग्रवाल, और एच.डी. सांकलिया, इनके डायरेक्शन में इस सभ्यता का उत्खनन किया गया, खोज की गई इनकी। तो इम्पोर्टेंट अक्षय कीर्ति व्यास का नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले इन्होंने ही कराया शुरुआत। अक्षय कीर्ति व्यास, उसके बाद आर.सी. अग्रवाल, एच.डी. सांकलिया के उत्खनन में इस आहड़ सभ्यता या धूलकोट सभ्यता को निकाला गया। अच्छा, इस सभ्यता की अब खास बातें क्या है वो भी देख लीजिए आप। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई हुई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग करते थे। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों, जो मरे हुए लोग थे, मृतकों को गहनों और आभूषणों के साथ दफनाते थे। ये इसकी खास बात है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि आज की तारीख में ऐसा कोई करता है क्या, पर उस समय लोग ऐसा करते थे। जो गहने वो पहनती थी, महिला हो या पुरुष हो, उनके साथ उनको उनके गहनों सहित ही दफना देते थे, जो इनके मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सबसे ज़्यादा मिले हैं। जब यहाँ खुदाई की गई तो यहाँ मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, ठीक है, जो आहड़ को लाल और काले मिट्टी के बर्तन वाली सभ्यता का संस्कृति का प्रमुख केंद्र बनाते हैं। तो यहाँ जो बर्तन मिले हैं वो कौन से हैं? लाल और काली मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तो ये संस्कृति के केंद्र को बताते हैं। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नाम भी है, ठीक है। आहड़ का दूसरा नाम क्या है? ताम्रवती, ठीक है, नगरी, ताम्रवती नगरी। क्यों? क्योंकि तांबे के औजारों और उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण उत्खनन से प्राप्त ठप्पों, वापस सुन लीजिए, क्यों कहते हैं इसको ताम्र नगरी? क्योंकि तांबे के औजारों और उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण, यानी इस समय तांबे के उपकरणों का सबसे ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया गया होगा, ठीक है। उत्खनन से प्राप्त ठप्पे मिले हैं। ठप्पे समझते हैं आप? रंगाई छपाई व्यवसाय में कपड़े पर ठप्पों से डिजाइनें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का भी अनुमान लगाया जाता है। यहाँ पे उत्खनन से ठप्पे प्राप्त हुए हैं, लकड़ी के ब्लॉक प्राप्त हुए हैं, जिससे कपड़ों पर जो है डिज़ाइन या ब्लॉक से डिज़ाइन छापी जाती थी। तो इस प्रकार आपने आहड़ सभ्यता, जिसका दूसरा नाम अगर हम धूलकोट सभ्यता या फिर हम ताम्रवती नगरी सभ्यता भी बोल सकते हैं, तो ये सभ्यता आपके उदयपुर में मिली है। 1953 का समय है। अक्षय कीर्ति व्यास ने इसको ढूंढा है और उसके बाद जो आर.सी. अग्रवाल है और एच.डी. सांकलिया है, उनके डायरेक्शन में इसमें खुदाई की गई। फिर आप आगे देखिए, अगली सभ्यता है आपकी गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता जो है कौन से जिले से संबंधित है? गिलुंड, तो गिलुंड सभ्यता जो है आपकी राजसमंद जिले के गिलुंड कस्बे में है। तो जिला कौन सा आएगा? राजसमंद। फिर नदी पूछ लो, नदी कौन सी है इसके किनारे? तो बनास नदी, ठीक है। राजसमंद जिले में स्थित गिलुंड कस्बे में बनास नदी के किनारे पर 2 टीलों का उत्खनन हुआ। 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी ये सभ्यता प्रकाश में आई, ठीक है। 2 टीलों से जुड़ी हुई है आहड़ संस्कृति से जुड़ी ये सभ्यता जो है गिलुंड सभ्यता प्रकाश में आई। आहड़ संस्कृति से ही इसका संबंध भी है। अगर इसका हम दूसरा नाम बताएं तो बनास संस्कृति भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। बनास संस्कृति के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। और 1957 और 58 की अगर हम बात करें तो 1957 और 58 में बी लाल के निर्देशन में गिलुंड सभ्यता में यहाँ उत्खनन किया गया। इसके बाद 1998 से लेकर 2003 का जो समय है वहाँ एक और इसके बीच पूना के एक डॉक्टर हैं V.S. शिंदे और पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं हम लाइन, वापस सुन लीजिए आप। राजसमंद जिले के स्थित
जिले में स्थित गिलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर दो टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी ये सभ्यता प्रकाश में आई है, जिसमें बनास संस्कृति के नाम से हम इसको जानते हैं। और इसमें जो आपके 57-58 में बीबी लाल हैं, तो बीबी लाल की डायरेक्शन में यहाँ पर खुदाई शुरू की गई। उसके बाद 98 से लेकर 2003 तक पूना के डॉक्टर VS शिंदे और पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के अमेरिका में जो है स्थित उसके प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। ठीक है, उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले, जिसका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। गिलुंड से 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जैसे सादे बर्तन, काले बर्तन, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले। ठीक है, और चित्रित मृदभांड। ठीक है, चित्रित मृदभांड और मिले। ठीक है, उत्खनन में मिट्टी के खिलौने क्या क्या मिले हैं? उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत, और उसके अलावा आप देखिए ये सब मिले। आहड़ में पक्की ईंटों यानी आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था। आपने पढ़ा, आहड़ में आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ, जबकि गिलुंड के अंदर जो है आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसके बाद देखिए आप आगे बागोर सभ्यता की बात कर लेते हैं। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित भीलवाड़ा जिले में आता है आपका ये बागोर। ठीक है, और वहाँ पर नदी कौन सी है? तो कोठारी नदी। कोठारी नदी के किनारे पर डॉक्टर VN मिश्र, ठीक है, डॉक्टर VN मिश्र के निर्देशन में 1967 से, कब से? 1967 से 1970 यानी 3 वर्ष तक भीलवाड़ा जिले के बागोर में उत्खनन कार्य किया गया। और उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, जो 4 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। और यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले, जो सभ्यता के निवासियों के आखेटक होने का यानी शिकारी होने का प्रमाण करते हैं। ठीक है, फिर देख लीजिए आगे। बागोर से तांबे के उपकरण मिले हैं, जिनमें छेद वाली सुई, तांबे के उपकरणों में छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है बागोर में। और यहाँ से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागोर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था। फिर नेक्स्ट आती है आपकी गणेश्वर सभ्यता, तो इसके बारे में भी सुन लीजिए आप। गणेश्वर कहाँ पर आता है? गणेश्वर आता है आपका नीम का थाना सीकर में। कहाँ पर है ये? नीम का थाना सीकर। फिर ये गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पर आई? तो कांतली नदी के किनारे स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। उसके बाद आप इम्पोर्टेंट व्यक्ति का नाम सुन लीजिए। RC अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में ये उत्खनन हुआ, और यहाँ करीब 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले। ठीक है, और गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में क्या मिला? तांबा। तो गणेश्वर और आहड़ दोनों से तांबे मिले, और तांबे के आयुध और उपकरण यहाँ पर मिले। तो ध्यान रखेंगे आप 2 जगहों से, इसलिए इसे हम गणेश्वर को भी ताम्रयुगीन सभ्यता में प्राचीनतम सिद्ध करती है। तो ताम्रयुगीन सभ्यता है गणेश्वर, और तांबे की प्रचुर मात्रा यहाँ पर मिली है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा तांबे के उपकरण और पात्रों में 90% तांबा यहाँ पर पाया गया है। ठीक है, इसे हम कृपवशवाणी मृद पात्र भी कह सकते हैं, कृपवशवाणी मृद पात्र। और यहाँ बर्तन जो है वो काले और नीले रंग से सजाए हुए हैं, काले और नीले रंग का यूज़ किया गया। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी है, आपको ध्यान रखना है, भारत की तांबे की सभ्यताओं की जननी, क्योंकि 90% तांबा जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। काले और नीले रंग के बर्तन डिज़ाइन किए गए हैं। ये तांबा जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी यहाँ से भेजा जाता था, इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गणेश्वर जो है वो भारत की ताम्र सभ्यता की नगरी या जननी कह सकते हैं। भारत की ताम्र सभ्यता की जननी गणेश्वर को कहा गया है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी तांबा गणेश्वर से ही भेजा जाता था।